रे मामा, ये उस जमाने की बात है जब पुलिस किसी को दिन दहाड़े ठोक दे ऐसी खबर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। उस दौर में मुजरिम और पुलिस के बीच लुक्का छुपी वाला खेल चलता था। पुलिस मुजरिम को पकड़ती, अदालत उसे सजा देती। कभी वह बेल पर निकल आता, दोबारा गुनाह करता और पुलिस उसे फिर से पकड़ती। अपराधियों और पुलिस के बीच ये सिलसिला चलता रहता। फिर जनवरी 1982 की एक दोपहर मुंबई के लोगों ने पहली बार एक नया शब्द सुना, एनकाउंटर। दरअसल उस रोज पुलिस ने एक हार्डकोर क्रिमिनल को दिन दहाड़े मार गिराया था। ये मुंबई के आपराधिक इतिहास का सबसे पहला एनकाउंटर था। यह एनकाउंटर 11 जनवरी 1982 को हुआ था। इस एनकाउंटर में मरने वाले शख्स का नाम था मानिया सुर्वे उर्फ मनोहर अर्जुन सुर्वे। कहते हैं मानिया सुर्वे का एनकाउंटर दाऊद द्वारा दी गई टिप्स पर हुआ था। हकीकत तो ये थी कि उस वक्त दाऊद इब्राहिम पावरफुल था। एक बड़ा गैंग उसके पास था। मुंबई में उसे चुनौती देने वाले खत्म हो रहे थे और जो बाकी बचे थे वह दाऊद से या तो हाथ मिलाकर काम करते थे या फिर दाऊद के रास्ते का रोड़ा बनने से बचते थे। आखिर दाऊद इतना बड़ा डॉन था, फिर मानिया सुर्वे को वह खुद मरवा सकता था, फिर पुलिस के हाथों क्यों मरवाया? क्या दाऊद इब्राहिम मानिया सुर्वे के डेयरिंग से कांपता था? क्या वह सीधे उससे पंगा लेना नहीं चाहता था? आखिर दाऊद ने मानिया सुर्वे को मरवाया क्यों? और मानिया सुर्वे को मारने पुलिस को दाऊद की टिप्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वह अपराधी पुलिस से भी 2 कदम आगे चलता था? आइए मुंबई अंडरवर्ल्ड के इस एपिसोड में इन सारे पहलू पर बात करते हैं। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि दाऊद और मानिया में ताकतवर कौन था। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, मानिया सुर्वे और दाऊद इब्राहिम को समझने से पहले हमें मुंबई अंडरवर्ल्ड की थियरी को समझना पड़ेगा। अरे बाबा, क्या आप जानते हो कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सुनो मामा, मुंबई अंडरवर्ल्ड की शुरुआत में सबसे बड़ा रोल था एक टैक्स का। 50 के दशक में भारत में इंपोर्ट पे 400% टैक्स लगता था, जिसके चलते स्मगलिंग एक बेहतर धंधा बन गया था। टैक्स के बचने के वास्ते मुंबई में तमाम इंपोर्टेड चीज़ें तस्करी कर लाई जाने लगी। इन चीज़ों में सबसे कीमती थे बिस्कुट, पार्ले जी, मैरी और कैडबरी। ये खाने वाली नहीं बल्कि सोने के बिस्कुट हुआ करते थे, जिन्हें अपने आकार के चलते स्मगलरों ने ऐसे ही कोड नेम दिए हुए थे। इसके बाद जो दूसरी सबसे कीमती चीज़ थी वह थी इम्पोर्टेंट शराब। और स्मगलिंग के इस धंधे में उस दौर में सबसे पहले 3 लोगों का नाम हुआ, करीम लाला, हाजी मस्तान और वर्दा भाई। असल मायनों में इन तीनों माफियाओं ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की नींव रखी थी। करीम लाला शराब और जुए के ठेके चलाता, वर्दा भाई उर्फ वरदराजन मुदलियार शराब की स्मगलिंग किया करता, वहीं हाजी मस्तान सोने की स्मगलिंग करता। शुरुआत में तीनों के बीच धंधे को लेकर अदावत थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया धंधे को आसमान पर पहुंचाना है तो मिल बांट करके धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि हाजी मस्तान को मुंबई में अपनी बादशाहत कायम करने के वास्ते मसल पावर की जरूरत थी। इसकी तलाश में ही उसने शहर के 2 मशहूर डॉन करीम लाला और वर्दा भाई से हाथ मिला लिया। वहीं मस्तान के पास अच्छा पॉलिटिकल कनेक्शन था, तो अपने शराब और जुए के इनलीगल धंधे में कानून से बचने के लिए लाला और वर्दा ने मस्तान से हाथ मिला लिया। इस तरह इस त्रिपुटी का अगले 2 दशक तक मुंबई में काम आसानी से चलता रहा। छोटी मोटी गिरफ्तारियां और कभी कभार सुनाई देने वाले मर्डर के अलावा ज़्यादातर काम शांति से होता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड की गहराइयों से कहानियां ढूंढकर अपनी किताब में लिखने वाले मशहूर पत्रकार हुसैन जैदी लिखते हैं कि पुलिस स्टेशन में तब एक स्पेशल ड्रिंक आती थी जिसे जागदार कोला कहा जाता था। जैसे ही ये कोला पुलिस अधिकारी की मेज पर पहुंचता, पूरा थाना खाली हो जाता। ये पैगाम होता था वर्दा भाई का। सोचो उस दौर के ये डॉन कितने पावरफुल रहे होंगे। कुछ ऐसा ही रुतबा बाकी डॉन का था, मस्तान और लाला का। लोगों से लेकर पुलिस के बीच इनका जलवा था। फिर 80 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक नए गिरोह का उभार हुआ, डी कंपनी, जिसे 2 सगे भाई मिलकर चलाते थे, दाऊद इब्राहिम और साबिर इब्राहिम कासकर, पुलिस वाले के बिगड़े हुए बेटे। दोनों की शुरुआत छोटी मोटी चोरी और लूटमार से हुई, लेकिन उनका ख्वाब था अक्खे बम्बई पर राज करना। करीम लाला का पठान गैंग तब मुंबई में बहुत सारे इलाकों पर अपना वर्चस्व जमाए बैठा था। कासकर भाइयों ने धंधे में आते ही करीम लाला को चुनौती देना शुरू कर दिया।
नतीजा ये हुआ कि पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच गैंगवॉर शुरू हो गई, जिसका दोनों गिरोह को खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इस दुश्मनी में सबसे बड़ी लाश जब गिरी तो दाऊद का पूरा साम्राज्य हिल गया। 12 फरवरी 1981 की रात लगभग 11 बजे दाऊद का भाई साबिर इब्राहिम अपनी पत्नी का चेकअप करा पर वापस लौटा था। तभी उसे फोन आया अपनी मासूका चित्रा का। चित्रा उसे मिलने बुला रही थी। साबिर अपनी बीवी को यह कहकर बाहर निकला कि सुबह तक लौटेगा। अपनी सफ़ेद फिएट से उसने चित्रा को पिकअप किया और मुंबई की सड़कों पर निकल गया। हाजी अली के पास उसने रियर मिरर में देखा कि फूलों से सजी एक सफ़ेद एम्बेसडर उसके पीछे पीछे आ रही है। साबिर ने कुछ देर बाद अपनी कार एक पेट्रोल पंप पर रोकी। जैसे ही उसकी गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकी, पीछे आ रही एम्बेसडर से यमराज के दूत उतरे। उनके हाथों में पिस्टल तलवारें थी। साबिर ने अपनी पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में उसे गोलियों से छलनी कर डाला। माना जाता है कि साबिर की मौत के बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड की नई कहानी शुरू हुई, जो पूरी तरह खून से लिखी हुई थी। अब तक जो बात शब्दों से होती थी वहीं गोलियों से होने लगी। और इस नई कहानी में एक बहुत बड़ा हाथ था मानिया सुरवे नाम के शख्स का, जिसे मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे डेयरिंग वाला शख्स माना जाता है। और आज भी लोग उसकी कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका पागलपन। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वह कुछ भी कर सकता था। उसकी सनक के आगे दाऊद भी फिक्का पड़ जाता। मानिया का असली नाम था मनोहर अर्जुन सुरवे। 1944 में वो पैदा हुआ रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। 1952 में वो मुंबई आया और एक चोल में रहने लगा। मानिया को मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला पढ़ा लिखा डॉन माना जाता है। कहा है कि उसने बीएससी केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी और उस जमाने में उसके 78% मार्क्स थे। लेकिन मामा कालचक्र का पहिया ऐसा घुमा कि मनोहर अर्जुन सुरवे जराइम की दुनिया में उतर मानिया सुरवे बन गया। साल 1969 में उस पर हत्या का इल्जाम लगा और इस अपराध में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि मानिया ने यह हत्या नहीं की थी और वह बेवजह इसमें फंस गया। सजा काटने के दौरान मनोहर यरवाड़ा जेल में बंद था। यहाँ पोतिया भाई नाम के एक गैंगस्टर से मानिया की दुश्मनी हो गई, जिसके चलते जेल अधिकारियों ने मानिया को यरवाड़ा से रत्नागिरी जेल शिफ्ट कर दिया। रत्नागिरी में मानिया भूख हड़ताल पर उतर आया। इस दौरान उसका 20 से 21 किलो वजन कम हो गया, लिहाजा उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां मौके का फायदा उठाकर वह फरार हो गया। मुंबई लौटने के बाद मानिया ने अपना खुद का गैंग बनाया। इस गैंग में उसके 2 खास सिपसालार थे। पहला शेख मुनीर धारावी से और विष्णु पाटिल डोंबिवली से। इसके बाद एक और साथी आया, उदय सेट्टी। अब मानिया के गैंग का नाम पहली बार सुर्खियों में आया एक चोरी से। 5 अप्रैल 1980 को मानिया ने एक एम्बेसडर कार चोरी की और उसी में बैठकर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी जा पहुंचा। यहां से उसने 5000 रुपये की लूट की। इसके अलावा उसने शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज की हत्या कर डाली। मानिया जेल में किताबें पढ़ा करता था। जेम्स हेडली चेस की एक किताब से इंस्पिरेशन लेकर उसने सरकारी दूध स्कीम से पैसे लूटे, गोवंडी से 1.25 लाख की डकैती की और उसी साल कैनरा बैंक की एक ब्रांच से 1,60,000 लूट डाले। इसके अलावा वह नारकोटिक्स के धंधे में उतर चुका था। उसका गैंग तेजी से ऊपर उठ रहा था। इसी बीच मानिया सुरवे को एक ऑफर मिला करीमलाला के पठान गैंग की तरफ से, क्योंकि दाऊद और उसके भाइयों की वजह से पठान गैंग के धंधे में काफ़ी नुकसान हो रहा था। लगातार दाऊद पठान गैंग के इलाकों में दखल दे रहा था। इसमें कई बार गैंग वॉर भी हुई। फिर हाजी मस्तान की दखल से दोनों गैंग्स के बीच सुलह करने की कोशिश भी हुई, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। पठान गैंग अपने तरीके से अब दाऊद को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उन्होंने दाऊद के भाई साबिर की हत्या के लिए मानिया सुरवे से संपर्क किया और फिर अमीरजादा आलमजेब और मानिया ने मिलकर साबिर को मौत के घाट उतार दिया। इधर मानिया के कारनामों से मुंबई पुलिस की वैसे किरकिरी हो रही थी। इस हत्याकांड से उन पर और प्रेशर बढ़ा। अब धीरे धीरे पुलिस ने मानिया के गैंग को खत्म कर दिया। अब मानिया को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसकी अगुवाई इसाक बागवान कर रहे थे। 11 जनवरी 1982 को इस टीम को खबर मिली कि मानिया सुरवे वडाला में आम्बेडकर कॉलेज पर अपनी गर्लफ्रेंड विद्या जोशी को मिलने आने वाला है और यहाँ उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। मानिया सुरवे की मौत से सबसे बड़ा फायदा दाऊद इब्राहिम को हुआ। उसने जल्द ही पठान गैंग को निपटाते हुए मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। मानिया के एनकाउंटर से मुंबई में एनकाउंटर की बाढ़ आ गई। पुलिस रैंक में एक तमगा जुड़ गया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का।
1982 से 2004 के बीच मुंबई पुलिस ने ऐसे 622 एनकाउंटर किए। तो मामा कहीं ना कहीं मान्या सुर्वे की मौत दाऊद के उदय में एक बड़ा रोल अदा करती है। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।